हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। आज के वीडियो में हम DSSB इंग्लिश सेट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि DSSB ग्रेड 3 एग्ज़ाम 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। DSSB इंग्लिश की क्वेश्चन सीरीज़ DSSB के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि PRT, TGT, PGT, LDC, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, जूनियर इंजीनियर, जूनियर क्लर्क, फायर ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल, इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम जो भी DSSB के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसमें 161 क्वेश्चन से इंग्लिश की शुरुआत होती है। तो इसमें पूछा गया है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या है वो हमें देखना है। तो आई डिफ़र ऑन यू इन दिस मैटर, आई डिफ़र बाई यू, डिफ़र विद यू या डिफ़र फ्रॉम यू। तो डिफ़र एक क्या होती है, डिफ़र एक वर्ब होती है और जिसके साथ हमेशा विद का यूज़ होता है। डिफ़र विद यू इन दिस मैटर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डिफ़र विद यू इन दिस मैटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आई डिफ़र विद यू इन दिस मैटर सही है, क्योंकि डिफ़र के बाद हमेशा विद का यूज़ होता है। सही वाक्य यही होगा, आई डिफ़र विद यू इन दिस मैटर। डिफ़र विद समवन, अगर इसका मतलब क्या होता है, डिफ़र विद लगा हो तो इसका मतलब होता है कि असहमत होना। जैसे मैं तुमसे इस मैटर में असहमत हूँ, तो आई डिफ़र विद यू इन दिस मैटर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, यानी कि 162 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 4 सेंटेंस दिए गए हैं। तो ग्रामेटिकली हमें करेक्ट सेंटेंस देखना होगा। इन शॉर्ट टाइम ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर, या इन नो टाइम ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर, या इन ब्रीफ टाइम। तो इनमें से किसका यूज़ होता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत ही कम समय में उसने अपने आप को अटैच कर लिया लीडर यानी कि नेता के साथ। तो इसमें बहुत ही कम समय में इसकी इंग्लिश ना तो शॉर्ट टाइम होती है ना ब्रीफ टाइम होती है, इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्प समय में। तो इन नो टाइम ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन नो टाइम ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर सही वाक्य होगा। इन नो टाइम, इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत ही कम समय में, यानी कि बहुत कम समय में। यहाँ दिया है इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम, ए वेरी शॉर्ट इंटरवल, बहुत ही कम समय में। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल इसमें द टेस्ट वॉज सो ईजी आई डिड इट इन नो टाइम, कि टेस्ट इतना ईजी था कि मैंने इसको बहुत ही कम समय में समाप्त कर दिया। तो आई डिड इट इन नो टाइम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ आपको देखना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। द इम्पॉर्टेंट लेसन आर फॉलोइंग। तो इम्पॉर्टेंट लेसन, यहाँ एक लेसन की बात हो रही है। तो यहाँ सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ आर का यूज़ नहीं होता, ये आपको पता होगा। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात में कि इम्पॉर्टेंट लेसन यानी कि ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज़ का यूज़ होता है, आर का यूज़ नहीं होता है। प्लूरल के साथ आर का यूज़ होता है, तो ये तो पहला वाला गलत हो जाएगा। द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलोज। द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलोज। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों ही करेक्ट है, बिल्कुल सेम लिखे हैं। तो ये ग्रामेटिकली ये दोनों करेक्ट हैं। द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलो, तो ये गलत है। डी वाला करेक्ट है, क्योंकि फॉलो हमेशा एस लगता है फॉलो उसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट दिया है, बल्कि बी और सी बिल्कुल एक से हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा या बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक हैं। दिए गए विकल्पों में से सी या बी करेक्ट है। द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलोज, क्योंकि फॉलोज यूज़ होता है, फॉलो अकेला कभी यूज़ नहीं होता। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नियम कैसा है, यहाँ सिंगुलर पर्सन है तो उसमें क्या लगती है, सिंगुलर पर्सन, जैसे यहाँ आपने पढ़ा होगा द इम्पोर्टेंट लेसन्स, तो ये प्लूरल है, सॉरी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो आर आती है, ना कि इज़ आएगी, क्योंकि ये क्या है, एस लगा है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर एस या ई एस लगा है वर्ब, सॉरी ये सब्जेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज़ का यूज़ करते हैं। और आई के साथ हमेशा
एम का यूज़ होता है, AMM। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी। यहाँ जो आपको ये दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट लेसन्स, तो ये क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज़ होगा, आर एज फॉलोज। तो जो भी इम्पोर्टेंट लेसन्स थे वो नीचे दिए गए हैं या वो आगे दिए गए हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर बी या सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग। तो नियरेस्ट मीनिंग आपको यहाँ देखना होगा एबर्टिव का। एबर्टिव का यानी कि सिनोनिम पूछा गया है आपसे। तो एबर्टिव मीन्स क्या होता है, एबर्टिव मतलब निष्फल हो जाना या असफल हो जाना। तो निष्फल या असफल हो जाना उसको कहते हैं एबर्टिव। एबर्टिव मतलब व्यर्थ हो जाना या निष्फल या असफल हो जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ या असफल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एबर्टिव का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं LDC ग्रेड 3 ग्रेड 4 सभी एग्ज़ाम्स में जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का रोल होता है और इडियम्स फ्रेजेस, और इसके अलावा आपसे बहुत सारे वन वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो ये सभी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी कि वोकैब्स जो होती है यहाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स में DSSB में आपसे वोकैब्स जो है वो पूछी जाती हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। और वोकैब्स कहाँ से मिलेंगी आपको, तो ये पूरी की पूरी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहीं से आपकी पूरी फंस जाएंगी। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वोकैब्स की बहुत अच्छी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, 1-2 दिन में आपकी स्टार्ट हो जाएगी वोकैब क्लासेस। तो आप अटेंड जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा आपको उससे। तो एबर्टिव का मतलब पूछा है, एबर्टिव का मतलब क्या होता है, निष्फल या असफल हो जाना। तो कोई भी काम जो बेकार हो गया हो, हमारा निष्फल हो गया हो, तो हम कह देते हैं एबर्टिव हो गया, वो एबर्टिव है। तो फेलिंग टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट या नॉट सक्सेसफुल, उसको कहते हैं हम एबर्टिव। तो एबर्टिव का जो मीनिंग होगा यहाँ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब भी क्या होता है, व्यर्थ हो जाना। तो फ्यूटाइल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ हो जाना होता है। नेक्स्ट है 165 यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब पूछा गया है। तो सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है, हितकर, इसकी हिंदी होती है हितकर, यानी कि जो हमारे लिए हितकर हो, लाभकारी हो। तो लाभकारी की इंग्लिश क्या होती है, बेनिफिशियल, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हितकर हो, उसको कहते हैं सैल्यूटरी। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। सैल्यूटरी जो होता है उसका मतलब क्या होता है, हितकर या हितकारी या गुणकारी। तो हमारे लिए जो बेनिफिशियल हो, गुणकारक या लाभप्रद हो, उसको कहते हैं सैल्यूटरी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है एफिमेरल। तो एफिमेरल एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, जो बहुत कम जीता है, जिसकी आयु बहुत कम होती है, ऐसी चीज़ को कहते हैं एफिमेरल। तो इसका इंग्लिश क्या होगी, ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है अल्पायु, यानी कि बहुत कम जीने वाला, ट्रांसिएंट। तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। एफिमेरल का मतलब होता है ट्रांसिएंट यानी कि शॉर्ट लिविंग। आप इसको लिख लेना, एफिमेरल मीन्स होता है शॉर्ट लिविंग, शॉर्ट लिविंग। तो शॉर्ट लिविंग मतलब कम जीने वाला, कम आयु वाला, उसको कहते हैं एफिमेरल। क्षण भर के लिए जो होता है उसको कहते हैं एफिमेरल। एफिमेरल मतलब ट्रांसिएंट, जो क्षण भर के लिए होता है। तो ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, अस्थाई, जो क्षणिक होता है। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया आपसे सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड का मतलब क्या होता है, तो सिक्वेस्टर्ड का मतलब दिया गया है यहाँ। सिक्वेस्टर्ड मतलब टू कीप ए पर्सन और ग्रुप अपार्ट फ्रॉम द अदर पीपल, मतलब किसी एक पर्सन को उसको ग्रुप से बाहर रखना, एकांत में रखना, तो उसको कहते हैं सिक्वेस्टर्ड, एकांत में रखना, अलग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिक्लूडेड, जिसको अलग रखना। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सिक्वेस्टर्ड का मतलब क्या होता है, सिक्लोडेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिक्वेस्टर्ड मतलब एकांत, तो सिक्लोडेड का मतलब भी एकांत होता है। तो सिक्लूडेड का मतलब एकांत। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें एक की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये आपको देखना होगा किसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो फर्स्ट वर्ड मोवरिक, आपने कभी सुना है। सेकंड असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब सहायक होता है।
एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब प्रॉस्पेरस, जो समृद्ध होता है, अमीर होता है, उसको कहते हैं एफ्लुएंट। एक्सकर्शन, डी, एक्सकर्शन का मतलब होता है ट्रिप, किसी यात्रा पर जाते हैं तो उसको कहते हैं एक्सकर्शन, ट्रिप, TRIP, ट्रिप को कहते हैं। और मोवरिक कुछ नहीं होता, मेवरिक होता है। एक्सकर्शन मतलब ट्रिप होता है, TRIP, ट्रिप, किसी यात्रा पर जाते हैं। असिस्टेंट मतलब सहायक होता है। एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरस, 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 प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध, समृद्ध जो होता है, खुशहाल व्यक्ति, समृद्ध होता है जो, उसको कहते हैं एफ्लुएंट। तो यहाँ मोवरिक कुछ नहीं होता, मेवरिक होता है, MEVERIC, मेवरिक, MEVERIC, मेवरिक। तो मेवरिक का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र चेता, जो स्वतंत्र चिंतन करता है, औरों के समान न होकर स्वतंत्र और अपने ढंग से सोचता है जो, उसको कहते हैं मेवरिक। तो आप यहाँ लिख लेना स्वतंत्र, स्वतंत्र चेता, स्वतंत्र चेता मतलब जो स्वतंत्र चिंतन करता है, औरों के समान चेतना नहीं करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया गया है। मोवरिक कुछ नहीं होता, मेवरिक होता है, MEVERIC, मेवरिक विद्रोही, अपरंपरागत, जो परंपरा से बाहर जाकर सोचता है, जो और सोचते हैं उससे थोड़ा अलग, डिफरेंट सोचता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, जिसमें अगेन आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, तो हमें मिस स्पेल्ट वर्ड छांटना होगा। तो सेंटिनेरियन, एलर्जी, फिर प्लेगियरिस्ट, यानी क्या दिया है? डिक्लेरेशन। तो आपने यहाँ सबसे पहला वर्ड देखते हैं, सेंटिनेरियन, जो 100 साल में एक बार होता है, उसको हम कहते हैं सेंटिनेरियन, यानी कि शताब्दी, शताब्दी यानी कि 100 साल में एक बार जो होता है, उसको कहते हैं हम सेंटिनेरियन। एलर्जी, किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। नेक्स्ट जो डी है, डिक्लेरेशन, सही है, घोषणा जब होती है किसी चीज़ की, तो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। और प्लेगियरिस्ट, ये स्पेलिंग गलत है, प्लेगियरिस्ट की स्पेलिंग होती है PLAGIARIST। तो प्लेगियरिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, राइटिंग ऑफ अदर्स मतलब दूसरों की जो है, उसमें दूसरों की कोई चीज़ चोरी कर लेना। सपोज़ मैंने कुछ लिखा है और उसको चोरी करके आपने पब्लिश कर दिया, तो ये मेरी राइटिंग को चोरी करना कहलाता है प्लेगियरिस्ट। तो इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट है, क्योंकि प्लेगियरिस्ट की स्पेलिंग ये होती है प्लेगियरिस्ट, PLAGIARIST, प्लेगियरिस्ट मतलब साहित्यिक चोर। और सेंटिनेरियन का मतलब 100 वर्ष की अवस्था का मनुष्य, उसको कहते हैं सेंटिनेरियन। सॉरी, एक सेकेंड, ओके। यहाँ डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा, एलर्जी, एलर्जी, और बाकी सब हो ही गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, जिसमें अगेन आपसे स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन, सुपरवाइज़र, बैचलर एंड कार्निवोरस। तो इसमें से आपको स्पेलिंग मिस्टेक छांटनी है, किसकी है? तो फर्स्ट देखते हैं कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है असेंबली, ये आपको ध्यान से देखना है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब असेंबली। तो दोस्तों ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारी वोकैब की लिस्ट से ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे वहीं से आए हुए हैं। तो असेंबली, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है असेंबली, जिसे हम कहते हैं सभा, असेंबली, सभा या जमाव कहीं हो तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र मतलब पर्यवेक्षक। तो सुपरवाइज़र की इंग्लिश होती है SUPERVISOR होती है, ना कि SER। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर्स को कहते हैं पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक। ओके, नाउ बैचलर, बैचलर मतलब बैचलर जो होता है, कुंवारा। और कार्निवोरस समझ ही गए होंगे, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी को कहते हैं कार्निवोर, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा मिस स्पेल्ट है। सुपरवाइज़र की जो इंग्लिश होती है SUPERVISOR होती है, पर्यवेक्षक या निरीक्षक। बैचलर स्नातक। कॉन्ग्रीगेशन मतलब एकत्रीकरण, सभा वगैरह जो होती है। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कार्निवोरस VOROUS होती है इसकी स्पेलिंग।
नेक्स्ट है 171 क्वेश्चन, जिसमें अगेन आपसे स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में पूछा है। तो आप यहाँ से 4 स्पेलिंग दी गई हैं, देख लेना। ट्रांसपेरेंट, इंटरमिशन, इनकरिजिबल और वेंडल। तो इसमें से फर्स्ट ट्रांसपेरेंट बिल्कुल सही है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो ऐसी वस्तु को हम ट्रांसपेरेंट करते हैं, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इंटरमिशन, इंटरमिशन आप समझते होंगे, बीच में जब इंटरमिशन होता है मूवी देखते हैं तो मध्यकाल या मध्याह्न जो भी चीज़ होती है इसको इंटरवल कहते हैं। तो इंटरमिशन की स्पेलिंग INTERMISSION, इंटरमिशन ये स्पेलिंग होती है, ना कि ये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इनकरिजिबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इनकरिजिबल मतलब जिस चीज़ को सही नहीं किया जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं इनकरिजिबल। नेक्स्ट वेंडल, वेंडल का मतलब क्या होता है? VANDL। वेंडल का जो अर्थ होता है, इसका हिंदी में कह सकते हैं सत्यानाशी, सत्यानाशी। वेंडल मतलब सत्यानाशी। इसका मतलब कह सकते हैं वेंडल मतलब जानबूझकर दूसरों की संपत्ति नष्ट करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसको कहते हैं वेंडल। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ से रॉन्गली स्पेल्ड जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ से इंटरमिशन की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? इंटरमिशन डबल एस होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? मध्यांतर। बीच में जो ब्रेक होता है उसको कहते हैं इंटरमिशन। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, वेंडल सत्यानाशी, इनकरिजिबल असुधार्य, जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसको कहते हैं इनकरिजिबल। नेक्स्ट 172 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है इट हैज़ टेकन अस मच टाइम टू अराइव डैश अ कंक्लूज़न। कंक्लूज़न का मतलब होता है निष्कर्ष। किसी भी लास्ट में जब डिस्कशन के कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं अराइव डैश, अराइव ओवर ए, या अराइव एट अ कंक्लूज़न, या अराइव इन ए, या अराइव ऑन ए कंक्लूज़न। तो इट हैज़ टेकन अस मच टाइम, कि हमें बहुत समय लग गया किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में। तो अराइव एट अ कंक्लूज़न होता है किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 173 क्वेश्चन, जिसमें अगेन आपसे मिस्टेक पूछा गया है, सॉरी करेक्ट इसमें वर्ड छांटना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो लास्ट नाइट आई रेन डैश ओवर अ वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल डेज। तो लास्ट नाइट मतलब कल रात, आई रेन डैश ए वेरी ओल्ड फ्रेंड, मैं एक बहुत पुराने मित्र से मिला अपने, फ्रॉम माई स्कूल डेज, जो मेरे स्कूल डेज में मेरे साथ था। तो लास्ट नाइट आई रेन डैश, तो रेन के बाद क्या लगाएगा? तो रेन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है अचानक किसी से कोइंसिडेंटली मिल जाना। तो रेन इनटू ए, लास्ट नाइट आई रेन इनटू ए वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट नाइट आई रेन इनटू ए वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल डेज। तो रेन इनटू का मतलब क्या होता है? रन इनटू फर्स्ट फॉर्म होती है और यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो रेन इनटू। तो यहाँ से अब संयोग से मिलना, किसी चीज़ को किसी भी व्यक्ति से एकदम संयोग से मिल जाना, अचानक मिल जाना, तो उसको कहते हैं रन इनटू। तो यहाँ रेन इनटू ए वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल डेज, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है रेन इनटू। टू मीट समवन कोइंसिडेंटली, अचानक किसी चीज़ से संयोगवश मिल जाना, तो उसको कहते हैं रन इनटू। फ्रेजल वर्ब की जितनी भी इम्पोर्टेंट होती हैं, जितनी भी फ्रेजल वर्ब वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आपको अदर कहीं भी अदर सोर्स से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है द मिनिस्टर हैज़ डैश द एलिगेशंस ऑफ करप्शन मेड अगेंस्ट हिम। तो मिनिस्टर ने अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे, एलिगेशंस ऑफ करप्शन, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार के जो भी एलिगेशंस उस पर दोष लगे थे, यानी कि एलिगेशंस मतलब होता है दोष, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ उस पर एलिगेशंस लगे थे अगेंस्ट हिम, मेड अगेंस्ट हिम, तो उससे क्या कर लिया मिनिस्टर ने? तो मिनिस्टर ने रिब्यूक कर लिया, रिपल्स्ड, या रिमूव्ड, या रिप्यूडिएटेड। तो इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मिनिस्टर ने तो अपने ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे थे उससे क्या कर लिया? रिफ्यूज़ किया। टू हैव, रिफ्यूज़ करना मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपको 4 ऑप्शन देते हैं। रिब्यूक का मतलब क्या होता है? रिब्यूक मतलब फटकारना, किसी व्यक्ति को
फटकार लगाना, फटकारना, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आप पहला ऑप्शन तो कट गया, रिब्यूक हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तो फटकारना होता है। तो एलिगेशंस से अपने आप को बचाया है उसने, मना कर दिया एलिगेशन से। तो रिपल्स्ड, रिपल्स्ड का मतलब भी होता है आपका खदेड़ना, एक्सपल, हटाना। रिपल्स का मतलब क्या होता है? खदेड़ना किसी को, खदेड़ना, या फिर हटाना भी होता है, हटाना भी होता है। रिमूव, इसका मतलब होता है रिमूव, REMOVE, रिमूव भी होता है इसका मतलब, रिपल्स का मतलब। नेक्स्ट रिमूव, अगेन रिमूव भी दिया आपने यहाँ से। द मिनिस्टर हैज़ रिमूव्ड द एलिगेशंस ऑफ करप्शन मेड अगेंस्ट हिमसेल्फ, अगर यहाँ होता तो हम रिमूव लगा सकते थे कि मिनिस्टर ने अपने आप को जो एलिगेशंस लगे अपने ऊपर उससे खुद को बचा लिया। तो रिमूव्ड हिमसेल्फ होता तो सही होता, रिमूव ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा। रिप्यूडिएटेड यहाँ ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छा, रिमूव क्यों नहीं लगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि मिनिस्टर ने अपने आप को बचाया, तो रिमूव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम। तो अगर यहाँ हिमसेल्फ होता तो हम रिमूव का यूज़ कर सकते थे कि अपने आप को रिमूव किया है, लेकिन रिप्यूडिएटेड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि रिप्यूडिएटेड का मतलब ही होता है टू रिफ्यूज़ टू हैव एनीथिंग टू डू विद, मतलब परित्याग करना या प्रत्याख्यान करना। जो भी अपने ऊपर एलिगेशंस लगे होते हैं उसके विरुद्ध क्या करना, प्रत्याख्यान। तो एक सेकेंड, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान करना मतलब मना करना, जो भी एलिगेशंस लगे हैं उससे खुद को बचाना, परित्याग करना भी होता है इसका मतलब। तो रिप्यूडिएटेड का मतलब होता है, रिप्यूडिएटेड का मतलब प्रत्याख्यान करना। इसकी इंग्लिश में हम लिख सकते हैं टू रिफ्यूज़, टू रिफ्यूज़ टू हैव, टू रिफ्यूज़ टू हैव एनीथिंग टू डू विद, एनीथिंग, एनीथिंग टू डू विद, मतलब अपने किसी चीज़ को, जैसे एनीथिंग टू डू विद, कोई चीज़ करी है तो उससे रिफ्यूज़ करना, मना करना। तो इसका इंग्लिश क्या होती है, रिप्यूडिएटेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि मिनिस्टर ने अपने आप को, जो एलिगेशंस हैं अपने ऊपर, जो एलिगेशंस लगे थे अपने ऊपर, तो उससे अपने आप को रिप्यूडिएटेड किया, मना किया कि ये मैंने बिल्कुल नहीं किया था। यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, रिप्यूडिएटेड। डी ऑप्शन करेक्ट है, नामंजूर करना। इसने अपने आप को नामंजूर किया, मिनिस्टर ने अपने ऊपर जो भी करप्शन के इस पे दोष लगा था उससे अपने आप को बचाया, नामंजूर किया। और यहाँ रिपल्स क्यों नहीं आया? रिपल्स का मतलब होता है खदेड़ना, किसी चीज़ को हटाना, एक्सपल करना, EXPEL, एक्सपल करना। तो इसलिए एक्सपल करना, किसी को हटाना, तो किसी वस्तु को हटाना, खदेड़ना, तो उसको कहते हैं रिपल्स। रिपल्स मतलब किसी से दूर भागना, ये कह सकते हैं हम, हटाना। तो इसका यूज़ इसलिए नहीं हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 175th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड, कोर्ट ने ऑर्डर किया दैट द रियोटर्स, राइटर्स मतलब होता है विद्रोही, जो विद्रोही होते हैं उन्हें कहते हैं रियोटर्स। तो द कोर्ट ने ऑर्डर किया है दैट द रियोटर्स आर डैश टू पे फॉर रिस्टोरिंग द डैमेज्ड प्रॉपर्टी। डैमेज्ड प्रॉपर्टी मतलब जो भी क्षतिग्रस्त संपत्ति है उसकी रिस्टोरिंग मतलब भरपाई करेंगे, कौन? विद्रोही, जिन्होंने भी विद्रोह किया था। तो वो क्षतिग्रस्त संपत्ति, जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। तो रियोटर्स क्या करेंगे? फोर्स हैं, या ऑर्डर किया गया है उन्हें, पनिश किया गया है, या लाइबिल। तो कोर्ट ने उन्हें लाइबिल किया है इस बात के लिए कि वो ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोर्ट ऑर्डर कर सकती थी, रियोटर्स आर ऑर्डर्ड टू पे, तो ऑर्डर्ड होता है यहाँ, आर ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड तो है नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो रियोटर्स आर फोर्स्ड टू पे ये भी हो सकता था, बट लाइबिल ज़्यादा इसमें अप्रोप्राइट है, क्योंकि आप देख सकते हैं रियोटर्स जो है वो किसके लायक हैं, पे करने के, रिस्टोरिंग द डैमेज्ड प्रॉपर्टी। जो भी डैमेज्ड प्रॉपर्टी उन्होंने की है, प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, क्षतिग्रस्त संपत्ति, तो उसकी भरपाई करने के लिए कौन लाइबिल हैं? रियोटर्स लाइबिल हैं। और वैसे भी आप देख सकते हैं लाइबिल के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है, लाइबिल टू पे। तो लाइबिल टू यहाँ आप देख सकते हैं, आर लाइबिल
यहाँ लाइबिल आ जाएगा इस डैश की जगह, तो लाइबिल टू पे। तो यहाँ आपको दो दो संकेत मिल रहे हैं। टू जो लगा है वो हमेशा लाइबिल के बाद आता है। लाइबिल टू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय लाइबिल। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लाइबिल का यूज़ होगा, उत्तरदायी या जवाबदेही। लाइबिल जो होता है उसका मतलब उत्तरदायी या जवाबदेह होना। तो रेस्पॉन्सिबल बाय लॉ या लीगली आंसरेबल। लीगली या कोर्ट ने जो आपको दोष माना है कि आपने ये काम किया है तो उसके लिए लाइबिल माना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रेस्पॉन्सिबल बाय लॉ। लॉ मतलब न्याय की ओर से आपको रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेवार ठहराया गया है। नेक्स्ट आपसे यहाँ मोस्ट अपोजिट वर्ड पूछा गया है। अपोजिट वर्ड तो व्रथ, WRATH। व्रथ का मतलब होता है एंगर या एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। तो ये तो होगा नहीं, अपोजिट पूछा है एंगर। तो व्रथ का मतलब एंगर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। तो इसका उल्टा क्या होता है, क्रोधित में होना मतलब डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है आपको मित्रतापूर्वक, और डिलाइट मतलब खुश। पीस मतलब शांति। तो जो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो तो उसका उल्टा शांति यानी कि पीस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पीस। तो यहाँ आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है 177th, तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं अनकाउथ या अनकूथ भी कह सकते हैं इसको। अनकाउथ का मतलब होता है असभ्य, सॉरी एक सेकेंड, इसका मतलब होता है असभ्य। असभ्य मतलब बर्बर जो होता है, तो असभ्य को कहते हैं अनकाउथ, बर्बर। जिसमें सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं होती उसको कहते हैं अनकाउथ। तो इसका क्या होगा उल्टा, कल्चर्ड। कल्चर्ड मतलब जो सभ्य होता है। कल्चर आपको पता ही होगा, कल्चर मतलब सभ्यता होता है, और कल्चर्ड मतलब सभ्य। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है अनकाउथ का मतलब क्या होता है, हैविंग इन ए रूड वे, नॉट पोलाइट और सोशली एक्सेप्टेबल। जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता यानी कि असभ्य होता है। और ठीक इसका उल्टा कल्चर्ड मतलब सुसंस्कृत या सभ्य। पोलाइट का मतलब विनम्र। माइल्ड का मतलब सौम्य या विनम्र। काइंड का मतलब दयालु। नेक्स्ट 178 जिसमें बेनिश का एंटोनिम पूछा है। बेनिश का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल देना, एक्सपल। किसी को एक्सपल कर देना, बाहर निकाल देना। बाहर निकाल देना तो उसको होता है बेनिश। और इसका ठीक उल्टा अपोजिट क्या होगा, शरण देना किसी को। शरण देना मतलब हार्बर। हार्बर की इंग्लिश क्या होती है, शरण देना। शरण देना, हार्बर का मतलब होता है शरण देना। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। बेनिश का मतलब क्या होता है, सेंड समवन अवे फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस एज एन ऑफिशियल पनिशमेंट, यानी कि किसी को निर्वासित करना, बाहर निकाल देना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, हार्बर, किसी को शरण देना। पनिश का मतलब होता है दंड देना। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। माइग्रेट का मतलब प्रवास करना, यानी कि कोई अगर एक स्थान पर रह रहा है तो वो इधर से दूसरी जगह चले जाए तो उसको कहते हैं प्रवास करना। नेक्स्ट 79th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कमेंड। कमेंड का अपोजिट क्या होगा, कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपसे देख सकते हैं। कमेंड मतलब प्रशंसा करना, और इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी की बुराई करना। तो सेंश्योर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। कमेंट का मतलब होता है टू प्रेस, मतलब समवन, किसी की प्रशंसा करना, और इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, सेंश्योर, निंदा करना। रिक्वेस्ट का मतलब पता ही है, अनुरोध करना। रिजेक्ट मतलब निकाल देना किसी को। एबोलिश मतलब मिटा देना या उन्मूलन करना, स्टॉप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे 180 से जो 184 क्वेश्चन है वो पैसेज के हैं, जिसको हम लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट 185 से 88 के बीच में जो है वो एरर हैं, उसमें हमें एरर देखना है। तो देख सकते हैं, ही इज़ सो नोजी दैट ही मस्ट हैव फिंगर इन एवरी पाई। तो इसका यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोई एरर नहीं है इसमें। ही इज़ सो नोजी दैट ही मस्ट हैव फिंगर इन एवरी पाई। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें करेक्ट दिया है, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मस्ट हैज़ का यूज़ कभी होता ही नहीं है। इसमें दिया है मस्ट हैज़,
तो आप यहाँ देख सकते हैं मस्ट हैज़ जो होता है वो कुछ होता ही नहीं है, मस्ट हैज़ का यूज़ कभी नहीं होता, मस्ट हैव ही होता है, भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल। तो आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। असली जो सॉल्यूशन है वो यहाँ लिखा है कि मॉडल वर्ब्स जो होती हैं जैसे मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड एक्सेट्रा कैन ओनली बी फॉलोड बाई अ प्लेन फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब, देयरफॉर देयर इज़ नो कॉम्बिनेशन इन इंग्लिश लाइक मस्ट हैज़, वुड, नोज और कैन, डज। तो आप देख सकते हैं मस्ट हैज़ कभी ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, ये हमेशा मस्ट हैव होता है, मस्ट हैज़ कभी नहीं होता। वुड नोज कभी नहीं होता, वुड नो, कैन डू, तो डज ये कुछ कभी होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हैं, मस्ट हैज़ ये कॉम्बिनेशन हमेशा गलत होता है, ये कभी नहीं होता। नेक्स्ट 186 क्वेश्चन, जिसमें आपसे अगेन एरर के बारे में पूछा गया है, किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें, इफ़ द लीडर इज़ कैपेबल द फॉलोअर्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, या नो एरर। तो आपको यहाँ देखना है इफ़ द लीडर इज़ कैपेबल, यदि लीडर जो है नेता उसमें कैपेबल, वो कैपेबल है, उसमें क्षमता है, तब जो फॉलोअर्स होंगे विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली, तब वो उसको सकारात्मक रूप से जवाब देंगे या सकारात्मक रूप से रेस्पॉन्ड करेंगे टू दैम। टू किसको, दैम उनको नहीं, टू हिम उसको, लीडर को, लीडर की बात हो रही है तो दैम नहीं टू हिम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द लीडर इज़ कैपेबल, अगर लीडर में क्षमता होगी तो फॉलोअर्स उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे, तो उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे, तो लीडर के लिए यहाँ बात हो रही है तो टू हिम आएगा। ओके, यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रिप्लेस दैम प्लूरल नाउन वाई हिम, यानी कि दैम की जगह हमें क्या लगाना है, हिम का यूज़ करना है। सिंगुलर प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ लीडर, क्योंकि लीडर के लिए यहाँ यूज़ हो रहा है प्रोनाउन जो भी है, तो इसलिए हमने दैम की जगह हिम का यूज़ किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी में एरर है। नेक्स्ट 187 क्वेश्चन, अगेन हमें एरर देखना है। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, हु यू वॉन्ट टू सी, तुम किसे देखना चाहते हो, तो किसे की इंग्लिश क्या होती है, whom यू वॉन्ट टू सी, तुम किसको देखना चाहते हो, तो मे आई नो whom यू वॉन्ट टू सी, तुम किसको देखना चाहते हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि बी में हु की जगह whom का यूज़ होगा, और यहाँ ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी में एरर है।